तुर्की सीरिया में भूकंप से मौत का आंकड़ा 29,000 के पार। दोनों देशों से आ रही तबाही की तस्वीरें। आज राजस्थान के दौसा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। 6 राज्यों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। 13 राज्यों में बदले गए हैं राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल बनाए गए। जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन का आज अंतिम दिन। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहा है महाधिवेशन। मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं अध्यक्षता। अडानी मामले पर आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। अलग अलग राज्यों में बीजेपी ऑफिस का करेगी घेराव। आम आदमी पार्टी का आरोप, अडानी को बचा रही है बीजेपी। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी साल भर चलने वाले समारोह का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे शुरू होगा समारोह। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर आरबीआई के फर्जी दस्तावेज के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। सीआईएसएफ ने 88,000 करोड़ के फर्जी दस्तावेज बरामद किए। मामले की जांच जारी। लखनऊ के आरी अपार्टमेंट में एटीएस की छापेमारी। ऑनलाइन कॉल सेंटर पर मारा छापा। गेट को किया गया सील। कानपुर में पुलिस चौकी के बाहर लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। इलाके में मची अफरा तफरी। यूपी में प्रयागराज के स्कूल में मासूम के साथ बर्बरता। टेबल पर लिटाकर टीचर ने की बच्चे की पिटाई। आरोपी शिक्षक की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भारी बर्फबारी। गुरेज में स्नोफॉल के चलते सड़कें बंद हुई है। बर्फ हटा रहे हैं स्थानीय लोग। हिमाचल के कुफरी में हुई भारी बर्फबारी। बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। गाड़ियों और घरों पर जमा हुई बर्फ। अमेरिका में जासूसी बलून के बाद कनाडा में दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अमेरिकी फाइटर F-22 ने मार गिराया। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दी जानकारी। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग की घटना। ननकाना साहिब में ईश निंदा के आरोपी की पीट कर हत्या। नारेबाजी करते हुए पुलिस थाने में घुसी भीड़। इजराइल में नेतन्याहू के न्यायिक सुधारों का विरोध। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। यूक्रेन के वूलेदार में रूस और यूक्रेन की लड़ाई तेज। अपनी कोल माइंस के लिए मशहूर है वूलेदार। यूक्रेन की सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है रूस। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में बड़ा सड़क हादसा हुआ। 54 लोगों से भरी बस पलट गई। 35 लोग जिसमें घायल हुए। फ्रांस में पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू करने की तैयारी। नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं लोग। नई स्कीम में रिटायरमेंट की उम्र 64 साल करने का प्रावधान है। महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला। दोनों टीमों के बीच केप टाउन में खेला जाएगा मैच। शादी के बाद मुंबई में पहली बार एक साथ नजर आए कियारा और सिद्धार्थ। कपल ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। लोगों को बांटे मिठाई के डिब्बे। और अडानी ग्रुप को लेकर के कांग्रेस जहां बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अडानी ग्रुप को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल देखने को मिला है। वहीं अब आम आदमी पार्टी भी आज प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी न सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन करेगी, बल्कि आगे आने वाले दिनों में राज्य भर में बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करती नजर आएगी। आपका आज हालांकि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अडानी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालयों का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। बलराम मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। बलराम, अब तो आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संसद के अंदर विपक्ष ने हंगामा किया था अडानी के मुद्दे को लेकर के, वो मुद्दा अब सड़क पर आ गया है। और आज आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं गोपाल राय, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करेगी। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके की तैयारी इस प्रोटेस्ट को लेकर के की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच बनाया जा रहा है और इसी मंच पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं गोपाल राय, वो मंचासीन होंगे। यहीं से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि पहले ही कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे पर
केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे देश में हम प्रदर्शन करके। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस प्रोटेस्ट को कितना सीरियसली ले रही है। हमने देख लिया संसद के भीतर बीजेपी ने इस मामले को तवज्जो नहीं दिया, और अब सड़क पे जो ये संग्राम होगा बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को कितना ज्यादा इससे फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के बर्रा पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद पुलिस स्टेशन को खाली करा दिया गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत हालांकि ये रही, इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं सामने आई है। और ये तस्वीर हादसे की बात की आप देख रहे हैं। पुलिस चौकी के बाहर ये भीषण आग की तस्वीरें, कानपुर की यह घटना है। हमारे सहयोगी श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से ही। श्याम, अभी कैसी स्थिति है? आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? देखिए, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि 7 मोटरसाइकिल और 1 कार जल करके खाक हो गई है। आपको बता दें कि आग लगी और आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि आबादी वाला क्षेत्र है, तो क्षेत्रीय लोग काफी परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस दौरान जो स्थानीय पुलिस है, पुलिस चौकी पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने बाल्टियों में पानी भर करके आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन बिल्कुल कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आगे बढ़ रहे हैं हम। प्रयागराज के एक बच्चे की पिटाई का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखता है कि एक स्कूल का शिक्षक बच्चे को टेबल पर लिटाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहा है। इस दौरान बच्चा लगातार चीख भी रहा है और बताया जा रहा है कि बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, जिसकी वजह से शिक्षक ने बच्चे की इतनी बुरी तरह से पिटाई की है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर आपको भी गुस्सा आएगा। इतने निर्मम तरीके से एक बच्चे को टॉर्चर किया गया है। बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। एक तरीके से बच्चे को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर यहाँ किया गया है। होमवर्क न करने की ऐसी क्रूर सजा दी गई है शिक्षक की तरफ से। स्कूल में मासूम के साथ बर्बरता हुई है, उस बर्बरता की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। प्रयागराज का ये पूरा मामला है, एक निजी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चे की पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। प्रयागराज से दिल दहला देने वाली घटना, प्रयागराज के स्कूल का ये तस्वीर बताई जा रही है। बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रही है। आज भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से भिड़ेगी और मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। वहीं दूसरी तरफ बिस्मा मारूफ पाकिस्तान टीम की कमान संभालेंगी। केपटाउन में ये आज भिड़ंत होने वाली है। एक तरफ भारत की टीम तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की। शाम 6:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ इस वक्त नजर आ रही है। इस बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। गुरेज इलाके में बर्फबारी ने लोगों के जीवन पर भारी असर डाला है। बर्फबारी के चलते लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से हो रही है बर्फबारी। इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं। जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो काफी खुश हैं। साल भर जो टूरिस्ट हैं वो भी इस मौसम का इंतजार करते हैं। जिन्हें बर्फबारी का आनंद उठाना होता है वो खासतौर से इस मौसम में यहां पर आते हैं। और अवलांच की भी घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो। हर तरफ से लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा था। कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बेवजह घरों से बाहर न निकलने के लिए भी लोगों से आग्रह किया गया है। और कई दिनों से हालांकि भारी बर्फबारी जारी है। ये हेवी स्नोफॉल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गुलमर्ग में
बर्फ की सफेद चादर आपको हर तरफ ये नजर आ रही। ये खूबसूरती जम्मू कश्मीर की है, गुलबर्ग की ये तस्वीरें हैं। बर्फबारी के कारण गुलमर्ग की सड़कें बर्फ से पट गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पेड़ हरे दिखते हैं वो बर्फ के कारण सफेद दिखने लगे हैं। घरों की छतें बर्फ से लदी हुई हैं और लगातार बर्फबारी जारी है। गुलमर्ग में पिछले कई दिनों से हर रोज बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण पर्यटकों के लिए गुलमर्ग सबसे पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। बर्फ पर होने वाले खेलों का आयोजन भी गुलमर्ग में खूब हो रहा है। गुलमर्ग में हर दिन औसतन 6000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण होटल रिसोर्ट सब हाउसफुल हैं। इन सब की वजह है ये तस्वीर। गुरेज इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ भारी बर्फबारी के बाद लोगों के घरों के बाहर कई फीट बर्फ जमी है। घरों के मेन गेट पर बर्फ जम गई है। लोग घरों की खिड़कियों के रास्ते बाहर निकलकर घरों के बाहर जमी बर्फ को हटा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में एरो शो की तैयारियां तेजी से हो रही हैं। इस साल कुल 731 विमान एयर शो में हिस्सा लेंगे। कल पीएम नरेंद्र मोदी इस शो का उद्घाटन भी करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हवा की रफ्तार से गगन को भेदने वाला ये विमान उस सपने की कहानी है जो भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बहुत पहले देखा था। बेंगलुरु में पीएम मोदी इस एयर शो का उद्घाटन करेंगे। इस साल के एयर शो में एक तरफ भारतीय फाइटर जेट अपनी ताकत और स्पीड का नमूना पेश करेंगे, तो वहीं अलग अलग विमान हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर दर्शकों को रोमांचित करेंगे। इस साल कुल 731 विमान एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 633 प्लेन भारतीय हैं और 98 विदेशी। इस बार का एयर शो कई मायनों में अलग है। पिछली बार कोरोना की वजह से ये शो सिर्फ 3 दिन तक चला था, लेकिन इस बार इसे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। भारत की कोशिश है कि इस एयर शो के जरिए बाहरी निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सके, जिससे मेक इन इंडिया के तहत भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी में और कई आयाम जोड़े जा सकें। बिहार के बक्सर में तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। हादसे के बाद लोगों में तेल लूटने की होड़ लग गई। बिहार के बक्सर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ तेल से भरा एक टैंकर सड़क के किनारे पलट गया और हादसे की वजह से टैंकर का तेल सड़क पर बिखर गया। जानकारी मिलते ही ट्रक के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। अगर इस भीड़ को देखकर आप समझ रहे हैं कि ये लोग ड्राइवर की मदद करने आए हैं, तो आप गलत हैं। ये भीड़ ट्रक के ड्राइवर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि तेल लूटने के लिए जमा हुई है। इस भीड़ में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब शामिल हैं। किसी के हाथ में बोतल है तो कोई डिब्बे में ही तेल भर रहा है। हर किसी के मन में सिर्फ एक ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा तेल घर कैसे ले जाया जाए। ट्रक हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जान मुश्किल से बची। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन का यह तेल टैंकर बरौनी से तेल लेकर काठमांडू जा रहा था, लेकिन बक्सर में ही यह हादसे का शिकार हो गया। पेट्रोल की गाड़ी पलट गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को टैंकर के पास से खदेड़ा। यूपी के मथुरा में सलामुद्दीन नाम के शख्स पर 12 लोगों ने हमला कर दिया। हमले की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मथुरा के महावन इलाके का है। शुक्रवार को यहाँ 1 दर्जन बदमाशों ने सलामुद्दीन नाम के एक शख्स पर हमला कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग सलामुद्दीन के घर में घुसकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। कोई डंडे से मार रहा है तो कोई हाथों से ही हमला कर रहा है। इतने से मन नहीं भरा तो एक बदमाश सलामुद्दीन को घसीटते हुए बाहर ले आया और उसे पीटने लगा। माना जा रहा है कि हमला चुन्नू हाजी और उसके समर्थकों ने किया है। सलामुद्दीन और हाजी के बीच कई सालों से रंजिश चली आ रही है और मौका मिलते ही चुन्नू हाजी ने घात लगाकर हमला कर दिया। आरोपी चुन्नू हाजी शहर के रसूखदार लोगों में से हैं और वो महावन कस्बे के चेयरमैन भी हैं। हमले के बाद सलामुद्दीन की हालत बेहद गंभीर है और हायर सेंटर में उसका इलाज जारी है। सलामुद्दीन के समर्थकों का दावा है कि पुलिस भी चुन्नू हाजी से मिली हुई है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यूपी के कासगंज में किसानों और व्यापारियों के बीच में बड़ा विवाद हो गया।
मटर के दामों को लेकर शुरू हुए इस विवाद में जमकर मारपीट हुई और कई लोग घायल भी हो गए। यूपी के कासगंज में शनिवार को मटर व्यापारियों और किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई। गुस्साए किसानों ने न सिर्फ व्यापारियों पर हमला किया बल्कि कई वाहनों में भी तोड़फोड़ कर दी। ये पूरा मामला मटर के दामों को लेकर शुरू हुआ था। व्यापारियों की मांग थी कि खराब और अच्छी मटर के अलग अलग दाम हों, लेकिन किसानों को इस मांग से ऐतराज था। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ ये विवाद पहले धक्का मुक्की पर पहुंचा और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और किसानों और व्यापारियों के बीच इस मामले को सुलझाने लगी, लेकिन गुस्साए किसानों ने पुलिस की मौजूदगी में ही एक व्यापारी की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इस विवाद में कई व्यापारी और किसान घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। यूपी के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता पर जानलेवा हमला हुआ है, जिन्हें गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यूपी के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष पंडित को सरेआम गोली मार दी गई। गोलीबारी की घटना दिल्ली रोड पर मझौला थाना इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि वीएचपी नेता संतोष पंडित की अपने दोस्त रजत शर्मा के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि रजत ने वीएचपी नेता को गोली मार दी और बाइक पर फरार हो गया। घायल वीएचपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी हेमराज मीणा समेत कई पुलिस अधिकारी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे और घायल वीएचपी नेता से पूछताछ की। अभी घायल से मेरी बात हुई है और उनकी हालत स्थिर है और गोली उनके पेट में है और अभी एक्सरे और एमआरआई वगैरह करा दिया गया है और उस समय डॉक्टर ने बताया कि अभी उनके सभी वाइटल ऑर्गन है वो सुरक्षित है, उनका इलाज किया जा रहा है और जो दोषी है, जो आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। यूपी के शामली में एक किसान दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित ने अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। जयपाल नाम का ये बुजुर्ग यूपी के शामली जिले का रहने वाला है, जो खुद के जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहा है। मामला सदर कोतवाली के कुड़ाना गांव का है, जहां एक जिंदा व्यक्ति को चकबंदी विभाग ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जयपाल नाम के शख्स को खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसान यूनियन नेता जयपाल आज थाना समाधान दिवस में पहुंचे और अधिकारी को खुद के जिंदा होने के सबूत दिए। बुजुर्ग का आरोप है कि चकबंदी विभाग ने सरकारी दस्तावेज के कागजों में उसे मृत दिखाकर उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम कर दी है। वह जमीन जो कुछ थी मेरे तो वहाँ की गाटू में बेची। अच्छा, ये गाटे मेरे चढ़ा दिए उसमें और ये इनकी कुछ चालबाजी है। जयपाल ने चकबंदी विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी जमीन वापसी दिलाने की मांग की। वहीं पूरे मामले पर अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीआईएसएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट से आरबीआई के फर्जी दस्तावेज ले जाने के आरोप में 3 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया। सीआईएसएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट से आरबीआई के 88,000 करोड़ के फर्जी दस्तावेज बरामद किए। इन दस्तावेजों में आरबीआई का स्टिकर, भारत का राजकीय प्रतीक, आरबीआई लोगो और बॉन्ड से जुड़े पेपर हैं। बताया जा रहा है कि आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बैग दिखा। जब बैग की जांच की गई तो उसमें से आरबीआई के 88,000 करोड़ के फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। इस मामले में दिल्ली एयरपोर्ट से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी राहुल और उसके साथी अब्दुल इरफान और अपूर्धा राज शामिल हैं। तीनों आरोपी स्पाइस जेट की फ्लाइट से चेन्नई जाने वाले थे। आरोपियों ने पकड़े जाने के बाद सीआईएसएफ के एएसआई हरिकिशन को 3 लाख रुपए रिश्वत देने की पेशकश भी की थी। सीआईएसएफ ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। अब दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग की टीम तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यूपी के चित्रकूट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बहू निखत को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जेल प्रोटोकॉल तोड़कर अपने शौहर अब्बास अंसारी से मिलने का आरोप है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर।
यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुख्तार अंसारी का बेटा पहले से ही जेल में है और अब उनकी बहू निकहत को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। निकहत को प्रोटोकॉल तोड़कर चित्रकूट जेल में अपने शौहर अब्बास अंसारी के मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि निकहत कुछ दिनों से जेल प्रोटोकॉल तोड़कर अपने पति से रोज कई घंटे तक मुलाकात करती थी। मामले की जानकारी मिलने पर जेल में छापा मारा गया और निकहत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनको अरेस्ट करके 487 कुछ नॉन अवेलेबल ऑप्शंस थे, उस पर इन्होंने यहाँ पे भेजा है रिमांड, जो कि हम समझते हैं कि रिमांड एक्सेप्ट हो जाएगी। हम लोगों ने बेल को ग्रांट करने के लिए कहा, बीइंग ए लेडीज़, क्योंकि वो लेडीज़ हैं। ऑफेंस जो भी हुआ था वो जेल के अंदर हुआ था। वहीं जेलर और डिप्टी जेलर और कांस्टेबल समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी में जांच एजेंसियों ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच शुरू कर दी। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। जांच एजेंसियों ने नेपाल की सीमा से लगे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में कई ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपने आय के स्रोत की सही जानकारी नहीं दी है। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है। नेपाल बॉर्डर से जुड़े जो मदरसे जांच एजेंसियों की रडार हैं, उनमें सिद्धार्थनगर जिले के सबसे ज्यादा 528 मदरसे शामिल हैं। गोरखपुर में 179, डुमरियागंज में 108, इटावा में 76 और महाराजगंज में 74 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। इसके अलावा नेपाल के रूपदेही जिले में भी 100 से अधिक मदरसे चल रहे हैं, जिनमें से 15 मदरसों की गतिविधियों को संदिग्ध पाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीपू सुल्तान के बहाने कांग्रेस और जेडीएस पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक के लिए कुछ नहीं कर सकती। कर्नाटक के पुत्तूर में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर कर्नाटक को एटीएम के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि टीपू सुल्तान में विश्वास रखने वाली कांग्रेस कर्नाटक के लिए ठीक नहीं। राष्ट्रभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी और गांधी परिवार के लिए कर्नाटक को अपना एटीएम बनाने वाली भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच में किसकी सरकार बननी चाहिए? जोर से बोले, किसकी बननी चाहिए? कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस संगठन पर बैन लगा दिया है। कांग्रेस वालों ने पीएफआई के 1700 लोगों को छोड़ने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता एक के बाद एक लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब क्या नया आरोप लगाया गया सरकार पे, देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अडानी मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में बहुत अहंकार आ गया है, लेकिन अहंकार किसी का नहीं टिकता। प्राइम मिनिस्टर को अहंकार आया है और जो अहंकार की बात कर रहे हैं वो बड़ा नुकसानदायी देश के लिए है। इसीलिए संविधान को बचाना और जनता के हित में काम करना किसी एक व्यक्ति के हाथ में है। सत्ता और पैसा दोनों नहीं देना चाहिए। खड़गे ने गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को गिराने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी उन राज्यों में भी तोड़फोड़ की कोशिश करती है जहां उनकी गठबंधन सरकार चल रही है और हर राज्य में पार्टियों को तोड़फोड़ करना, कोएलिशन गवर्नमेंट को गिराना, और वो काम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। अडानी मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर जेपीसी जांच की मांग करेगी।